Hello friends, today we will do elementary theory part 3rd. Today we will start with why demand curve slopes downward and what are the exceptions of law. First is why the demand curve slopes downward. Demand curve downward क्यों slope करता है? This is graph. Demand curve क्या होता है? Slopes downward. This is demand. This is price of x. इतने प्राइस पे इतनी डिमांड, प्राइस कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई, प्राइस और कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई। ये देखो, ये प्राइस कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम इसकी स्लोप बनाते हैं तो ये क्या होती है? डाउनवर्ड। अब रीज़न क्या है, ये डाउनवर्ड क्यों होती है, ये हमने पढ़ना है। ये रीज़न हमारा है, रीज़न इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स आर सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच गुड डिक्लाइंस। जो यूटिलिटी मिलती है, यूटिलिटी का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। अगर जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज़ से, वो कम होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आई एम हंग्री, ठीक है, आई एम हंग्री, तो मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैंने चपाती खाई, क्वांटिटी खाई, ठीक है, और यूटिलिटी, एक चपाती खाई, उसमें से मेरे को 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मेरे को 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। यूटिल्स क्या है? ये मेजरिंग नंबर है। हम मेजर करते हैं यूटिलिटी को एक इमेजिनरी नंबर से, उसको हम बोलते हैं यूटिल्स। ये डॉक्टर मार्शल ने बोला था। एक क्वांटिटी खाने से मेरे को 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। दो खाई है, अब थोड़ी भूख कम हो गई है, मेरे को 8 यूनिट्स की मिली। थर्ड खाई है, अब थोड़ी और भूख कम हो गई है, क्योंकि मैंने अब पेट थोड़ा बनने लग गया, तो 4 की मिली। फोर्थ खाते खाते अब मेरा पेट फुल हो गया है, अब मैं नहीं खा सकती, तो मेरी यूटिलिटी 0 हो गई है, अब मैं नहीं खा सकती। अगर इसके बाद मैं एक और चपाती खाती हूँ, तो अगर मैं इसके बाद एक और मैंने चपाती खाई, तो अगर 5 नंबर में चपाती खाई, तो उसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या आएगा? मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मेरे को वॉमिट आ जाएगी। तो मेरी यूटिलिटी क्या में चले जाएगी? नेगेटिव में। ये नेगेटिव में चलेगी, तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे मैं खाती जा रही हूँ, मेरा पेट बढ़ता जा रहा है, उसकी मेरी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। यहाँ पे आके मेरे को सटाइटी की, अब मैं और नहीं खा सकती, बिकॉज यहाँ पे मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई है। अगर इसके बाद मैं आती हूँ तो मेरे को वॉमिट आ जाएगी। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स हम अगर कंज्यूम करते हैं, आर यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट क्या होती है? डिक्लाइन होती है। अब अब क्वेश्चन इज, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। अब आप समझो, देखो, फर्स्ट यूनिट लिया, 10 यूनिट्स की मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली। दूसरी यूनिट मैं तभी लूंगी, अब मेरा पेट भर थोड़ा फुल हुआ है, दूसरा यूनिट मैं तभी लूंगी जब दूसरा यूनिट मुझे प्राइस कम में मिलेगा। प्राइस लेस होएगा तभी मैं दूसरा यूनिट लूंगी, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन मेरे को कम मिलने वाली है। तीसरा यूनिट मैं तभी लूंगी जब उसका प्राइस और कम होएगा, तभी मेरी डिमांड रहेगी। देखो ना, समझ रहे हो ना? प्राइस कम होएगा तो मैं फर्स्ट से सेकंड यूनिट में आऊंगी, सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट में आऊंगी, जैसे जैसे अगर प्राइस कम होएगा, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो प्राइस कम होने से मेरी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये तो हमारा लो है ना, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो ये क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, हमारी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, मेरी यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। एक यूनिट में 10,
2 यूनिट में 8, ठीक है। मैं सेकंड यूनिट तभी लूंगी क्योंकि इसमें से मेरे को सेटिस्फेक्शन कम होने वाली है। मैं तभी लूंगी अगर सेकंड यूनिट का मेरे को प्राइस कम मिलेगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। फर्स्ट मेन रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Now, next is real income effect. Income effect क्या है? Income effect means with the change in price, what does effect on income? Let's suppose price कम हो गया है. With the decrease in price, हमारी जो income है, real income वो increase हो जाती है. Suppose मेरे पास 100 रुपीज़ का बजट है. 100 रुपीज़ के बजट के साथ मैं पेन लेने गई हूँ. पेन मेरा कितने का था? 100 का 1 पेन लिया. अगर पेन का प्राइस कम हो के प्राइस पेन का कम हो गया 100 से कितना हो गया 10, ठीक है। तो मेरे पास 100 रुपीज़ थे, बजट मेरा ये था, लेकिन प्राइस 10 हो गया तो मेरे पास मैंने एक पेन लिया तो मेरे पास कितने बाकी बच गए 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ बच गया ना, तो 90 रुपीज़ ये मेरी क्या होगी, ये मेरी रियल इनकम होगी। इसको हम रियल इनकम कहते हैं। तो इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, our income increases, real income increases with the decrease in price। तो इससे हम क्या करेंगे, with the decrease in price we will consume more goods। कौन सी गुड कंज्यूम ज़्यादा करेंगे और कौन सी कम करेंगे, will consume more superior goods। superior goods की डिमांड बढ़ेगी और inferior goods की डिमांड कम होगी, ठीक है। हम inferior goods कम कर देंगे, superior goods ज़्यादा बट हम बाय करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। इसको हम इनकम इफेक्ट करेंगे। इनकम इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है, एक होता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव क्या होएगा, जिस इनकम प्राइस के कम होने से हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम जो इंफीरियर गुड्स है वो कम लेना शुरू कर देंगे। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या आएगा, किसके रिगार्डिंग होएगा, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है कि प्राइस के कम होने से हम हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है। इनकम इंक्रीज होने से हम उनकी डिमांड कम करेंगे। पॉजिटिव किसका होता है, सुपीरियर गुड्स का। हम सुपीरियर इनकम के इंक्रीज होने से सुपीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। सो दीज आर टू इफेक्ट्स ऑफ इनकम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव in the case of inferior goods, positive in the case of superior goods. Clear? Next is Now next is substitution effect. Substitution effect means the substitution of cheaper goods for costlier one, right? Substitution हमने cheap goods ले ली for the costlier one। अगर एक साइड पे हमारे पास मैगी है एंड एक साइड पे हमारे पास ईपी नूडल्स है, तो लेट्स सपोज मैगी का प्राइस 10 है और ईपी का मैगी का प्राइस 12 है और यूपी नूडल्स का प्राइस 10 है, ठीक है। तो हमने मैगी की जगह यीपी नूडल्स को रिप्लेस किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट द चीपर गुड्स फॉर अ कॉस्टली वन। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स व्हेन द कॉन्टिन्यूस प्राइस राइज, तब भी हम वही चीज़ अभी अफोर्ड कर सकते हैं, वो हम बाय कर रहे हैं, दैट वुड बी पॉजिटिव। दोनों एरो क्या जाएंगे, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब भी हम वो बाय कंज्यूम कर रहे हैं, दैट वुड बी पॉजिटिव। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, दैट वुड बी नेगेटिव। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट can also be positive and negative. It is always negative in the case of given goods। given goods की हम बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कस्टमर्स, ये लगा रहता है। अगर तो किसी चीज का प्राइस, हम एसी देख ले, ठीक है, एसी का प्राइस पहले था, एसी का प्राइस 50,000, ठीक है। डिमांड जो इसको लग्जरी गुड्स में देखा जाता है तो डिमांड क्या होएगी, डिमांड होएगी 100 लोगों की डिमांड।
अगर प्राइस कम होके गर्मियों में लेट्स सपोज समर में प्राइस होके 20,000 हो जाता है, तो ऑब्वियस है क्या होएगा, जो परचेज नहीं भी कर सकते थे कस्टमर वो एंट्री करेंगे, उनके एंट्री करने से हो सकता है डिमांड 200 हो जाए। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने से। ठीक है, मतलब कि ज्यादा एंट्री होएगी प्राइस कम होने से। एग्जिट कैसे होएगा? अगर वही 20,000 है, प्राइस इंक्रीज हो जाए 200 से 100 लोग बाय करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 लोग क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो डिमांड कर्व क्यों स्लोप डाउनवर्ड करता है? क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कस्टमर। अगर तो हमारा प्राइस कम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री होएगी, अगर हमारा प्राइस अप हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट होएगी। नेक्स्ट इज now next is exceptions of law. What does law of demand states? Law of demand states that with the increase in price के increase होने से demand slopes down, नीचे जाती है। But what does exceptions of law? देखो, हर चीज के exceptions होते हैं, हर एक law के exceptions होते हैं। इनकेस ऐसे भी होता है प्राइस के इंक्रीज होने से उसकी डिमांड इंक्रीज होती है इंस्टेड ऑफ डिक्लाइन, दोनों एरो सेम होते हैं। ऐसा किस केस पे होता है? नाउ फर्स्ट एक्सेप्शन इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती है? दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। स्पेशल इंफीरियर गुड्स होती है जिसको एक्सप्लेन रॉबर्ट गिफन ने किया था 19th सेंचुरी में। रॉबर्ट गिफन ने बोला था कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वायलेट करता है गिफन गुड्स के केस में। बेसिकली इसके प्राइस के इंक्रीज होने से इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ये सब ऑब्जर्वेशन के अंडर हुआ है। रॉबर्ट गिफन ने क्या ऑब्जर्व किया, ब्रिटिश जो लो पेड ब्रिटिशर्स थे उनकी दो ही कंजम्पशन थी, या तो वो ब्रेड ईट करते थे या वो मीट ईट करते थे। तो मीट तो एक्सपेंसिव था ब्रेड से। इन प्राइसेस इंक्रीज हुए, दोनों के इंक्रीज हुए, इनके प्राइसिंग दोनों के इंक्रीज होने से लोगों ने क्या किया, मीट दो दे कैन नॉट इवन अफोर्ड द प्राइस ऑफ मीट। ठीक है, वो दिन रात तो खा नहीं सकते थे क्योंकि एक्सपेंसिव था। तो उन्होंने वहां से कंजम्पशन कट करके अपनी मीट से ब्रेड की कंजम्पशन बढ़ा दी टू लिव, लिविंग के लिए उन्होंने ब्रेड की कंजम्पशन बढ़ा दी। प्राइस के इंक्रीज होने से उन्होंने उनकी ब्रेड की कंजम्पशन बढ़ा दी। और जब प्राइस डिक्रीज होता था, प्राइस डिक्रीज होता तो उनके पास रियल इनकम बहुत इंक्रीज हो जाती। रियल इनकम इंक्रीज होने से उन्होंने वो चीज किस रियल इनकम कहाँ पे लगाते, मीट को खाने में। तो ये चीज रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व की कि प्राइस के इंक्रीज होने से जो ब्रेड की डिमांड इंक्रीज हो गई है और प्राइस की डिक्रीज होने से मीट की डिमांड प्राइस इंक्रीज हो गई है। सो जो लॉ ऑफ डिमांड वॉयलेट करता है गिफन गुड के केस में। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट का। यहाँ पे गिफन गुड्स आउट जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। आउटवेट यहाँ पे नेगेटिव इनकम, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता होता है, आउटवेट्स करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या हुआ, मैंने पीछे भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट बताया था कि जब हमारी रियल इनकम इंक्रीज होती है तो रियल इनकम इंक्रीज होने से हमारी डिमांड कम हो जाती है। उसकी रियल इनकम इंक्रीज होने से डिमांड हमारी कम हो जाती है, डिमांड कम होगी। अब रियल इनकम कब इंक्रीज होती है, जब प्राइस इंक्रीज होता है, सॉरी प्राइस डिक्रीज होता है। प्राइस कम हुआ, मेरे पास पैसे ज़्यादा बचने शुरू हो गए, परचेजिंग पावर मेरी इंक्रीज होगी। परचेजिंग पावर से मैं क्या करूँगी, मैं इंफीरियर गुड्स कम लूँगी, डिमांड कम कर दूँगी और सब्सटीट्यूट करूँगी सुपीरियर गुड्स को। मतलब कि प्राइस के कम होने से अल्टीमेटली प्राइस के कम होने से मेरी डिमांड जो है वो कम होगी। रीजन क्या हुआ, रियल इनकम।
मेरी बढ़ेगी। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज़्यादा है, आउटवेट्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि प्राइस के कम होने से हम वो चीज़ ज़्यादा बाय करेंगे और प्राइस के इंक्रीज होने से हम किसी और चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन नेगेटिव इनकम इफेक्ट के कारण मैं सुपीरियर गुड्स को ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होएगा तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने से मैं इन्फीरियर गुड ज़्यादा बाय करूँगी। प्राइस के कम होने से मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी रियल इनकम वो है डाउन चले जाएगी, मतलब कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने से मैं डिमांड ज़्यादा करूँगी, राइट। तो गिवन गुड्स outweighs the negative income effect, outweighs the substitution effect. So this in this given goods case, law of demand does not exist. मीन्स प्राइस की इंक्रीज होने से हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस की डिक्रीज होने से डिमांड हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है, राइट। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या कहते हैं, जैसे लग्जरीज, कार्स, ज्वेलरीज, जो रिच क्लास होती है वो इस चीज़ को अपना स्टैंडर्ड मानती है। तो वो कहती जैसे आईफोन, अब जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड शो करना है, वो उनको लगता है कि हमने आईफोन पकड़ा है तो हमारा पता नहीं कितना स्टैंडर्ड शो होता है। तो ये सब आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस है। वो प्राइस के इंक्रीज होने से इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्राइस के कम होने से इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होता है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। एक चीज हमारे में इग्नोर है, लेट्स सपोज मैं कुछ बाय करने गई हूँ, क्रीम ही, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बाय करने गई हूँ, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होता है दो क्रीम्स है, उनके इंग्रेडिएंट सेम है, ठीक है। कहीं ना कहीं माइंड में होता है इसका प्राइस लो है, तो ये लो क्वालिटी की होगी, इसका प्राइस राइज है, ठीक है। तो ये हाई क्वालिटी की होगी, प्राइस ज़्यादा है तो कोई ना कोई बात होगी ना। हाई क्वालिटी जो इंग्रेडिएंट्स है वो मोस्ट पावरफुल यूज़ किए होंगे, क्वालिटी अच्छी यूज़ की होगी, इसलिए प्राइस हाई है, ठीक है। तो कहीं ना कोई वो इग्नोरेंस के कारण जो प्राइस हाई होता है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस। प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, आगे एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होने लग वाला है, तो हम उसकी डिमांड अभी ज़्यादा कर देंगे कि और ज़्यादा इंक्रीज होएगा, इसकी वेट करें, तो हम डिमांड ज़्यादा कर देंगे। प्राइस डिक्रीज है, आगे जाके एक्सपेक्टेड है आगे जाके और कम होने वाला है, तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे, राइट। सॉरी, हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। मतलब कि प्राइस इंक्रीज होने से हम उसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि आगे एक्सपेक्टेड है और इंक्रीज ना हो जाए। प्राइस के कम होने से हम उसकी डिमांड कम हो जाएगी, आगे एक्सपेक्टेड है और डिक्रीज ना हो जाए।